नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एलएलबी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशंस पर बात करते हुए हमने पिछले लेक्चर में सीपीसी की सेक्शन 10 जिसमें कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस अर्थात विचाराधीन न्याय का सिद्धांत अंतर्विष्ट है पर डिस्कशन किया। ई लेक्चर की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न की, जो कि सेक्शन 11 में अंतर्विष्ट है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा अर्थात प्रांग न्याय या पूर्व न्याय का सिद्धांत। प्रांग न्याय मेक नोट एवं कोल बुक्स के उस कथन पर आधारित है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक विवाद के लिए एक वाद एवं एक अभिनिश्चय पर्याप्त है। यह सिद्धांत ट्रस्ट, इक्विटी एंड गुड कॉन्शंस अर्थात न्याय, साम्य तथा सद्विवेक पर आधारित है। इसका उद्देश्य वादों की बहुलता को रोकना तथा परस्पर विरोधी संभावनाओं को टालना है। प्रांग न्याय के सिद्धांत का विवेचन प्रमुख निदर्शकवाद ड्यूचेस ऑफ किंगस्टन में सर विलियम डिग्रे के द्वारा किया गया था। सर विलियम डिग्रे के अनुसार दीवानी न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में दिए जाने वाले निर्णय से संबंधित वादों की विविधता से दो परिणाम सामान्यतः सत्य निकलते दिखाई पड़ते हैं। पहला यह कि समवर्ती अधिकारिता वाले न्यायालय का निर्णय जो उस विषय पर प्रत्यक्षतः कुछ कहता है, उसी विषय पर उन्हीं पक्षकारों के बीच एक अभिवचन के रूप में वर्जन होता है जो विषय किसी दूसरे न्यायालय में प्रत्यक्षतः प्रश्नगत है। दूसरा यह कि अनन्य अधिकारिता वाले किसी न्यायालय का निर्णय जो प्रत्यक्षतः उसी विषय पर है, उसी तरह उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी मामले में निश्चायक है जो किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी दूसरे न्यायालय में प्रसंगवश प्रश्नगत है। सर विलियम डिग्रे की उक्त टिप्पणी पर ही सीपीसी की सेक्शन 11 आधारित है, जिसमें कि प्रांग न्याय से संबंधित प्रावधान अंतर्विष्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा अर्थात प्रांग न्याय के सिद्धांत के आधारों की। प्रांग न्याय का सिद्धांत 3 रोमन मैग्जिम्स अर्थात रोमन सूत्रों पर आधारित है, जिनमें पहला सूत्र है इंटरेस्ट रिपब्लिके अट सिट फिनिस लिटियम अर्थात इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड ऑफ अ लिटिगेशन, यानी यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। दूसरा सूत्र है नीमो डेबिट बिस वैक्सारी प्रो ऊना एट इडम, यानी नो मैन शुड बी वैक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कोश अर्थात किसी भी व्यक्ति को एक ही वाद हेतु के लिए 2 बार तंग न किया जाए अर्थात दोहरे वाद से सुरक्षा। तीसरा आधार है रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेड ऑक्यूपिटर, यानी अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड इज करेक्ट अर्थात न्यायालय के निर्णय को सही और अंतिम बनाना। इस प्रकार प्रांग न्याय का सिद्धांत उक्त तीनों आधारों यानी मुकदमेबाजी का अंत, पक्षकारों की दोहरेवाद से सुरक्षा तथा न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होना पर आधारित है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा अर्थात प्रांग न्याय के सिद्धांत के उद्देश्यों की। पहला उद्देश्य है टू प्रोटेक्ट द पार्टीज फ्रॉम मल्टीसिप्लिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स अर्थात पक्षकारों को कार्यवाही की बहुलता से बचाना या संरक्षित करना। दूसरा है एंड ऑफ लिटिगेशन अर्थात मुकदमेबाजी का अंत तथा तीसरा उद्देश्य है टू अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजंस, यानी न्यायालय के जो निर्णय होते हैं उनमें विरोधाभास को टालना। इसके अलावा इसका चौथा उद्देश्य और है न्यायालय के निर्णय को अंतिमता प्रदान करना, जो कि उसके आधारों में भी हमने देखा। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा के ऑब्जेक्ट्स अर्थात उद्देश्यों के बारे में एक इम्पोर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णित किया गया है,
गुलाम अब्बास एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 1982 का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रांग न्याय के निम्नलिखित 2 उद्देश्य बताए हैं: मुकदमेबाजी का अंत एवं पक्षकारों की दोहरेवाद से सुरक्षा। अब हम बात करेंगे रेस जुडिकेटा अर्थात प्रांग न्याय के सिद्धांत से संबंधित प्रावधानों की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, रेस जुडिकेटा का जो डॉक्ट्रिन या रूल या सिद्धांत है वह सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 11 में मेंशन है, अंतर्विष्ट है। सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 11 में कहा गया है, नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been substantially raised and has been heard and finally decided by such court। अर्थात कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं। किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहे हैं, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम नहीं था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। सेक्शन 11 में प्रांग न्याय से संबंधित जो ये प्रावधान किए गए हैं उससे यह स्पष्ट है कि जब एक विवाद्यक विषय का एक वाद में एक सक्षम न्यायालय के द्वारा गुण दोष के आधार पर निर्णय कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय की निश्चयात्मकता को माना जाएगा एवं उसी विवादग्रस्त विषय को पुनः दूसरे वाद में उन्हीं पक्षकारों के या उनके उत्तराधिकारियों के बीच पुनः उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसा प्रांग न्याय के द्वारा वर्जित किया गया है। ये तो बात हुई प्रांग न्याय के सिद्धांत के बारे में एक सामान्य परिचय की, उसके आधारों और उद्देश्यों की और साथ ही सेक्शन 9 में अंतर्विष्ट प्रोविजंस की। लेकिन इसी के साथ प्रांग न्याय का जो सिद्धांत है जो कि सेक्शन 11 में बताया गया है उसी में उसके 8 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। तो प्रांग न्याय के सिद्धांत से संबंधित उसके एसेंशियल एलिमेंट्स, उसके स्पष्टीकरण के साथ हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।